Hello students. Myself Dr. M.K. Gopru, Department Mathematics, Government College Ajmer. प्रथम वर्ष ने आप सब लोगों ने एडमिशन लिया है गवर्नमेंट कॉलेज में। आप सभी का स्वागत, बधाई। डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स आप लोगों को जो बेस्ट दे सकता है उसका प्रयास रहेगा। सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम में। तो आपके सिलेबस के पार्ट में मैथमेटिक्स में पास कोर्स में 3 पेपर हैं और ऑनर्स में 5 पेपर। तीनों पेपर पढ़ाने वालों का आपके ग्रुप में तीनों पेपर जो भी पढ़ा रहे हैं वो अपने लिंक डालते रहेंगे यूट्यूब पे। आप उनको देखते रहिए ताकि आपकी स्टडी में व्यवधान ना उत्पन्न हो और आगे हमारा काम स्मूथली समय पे चलता रहे। इसी के लिए पेपर 3 जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 यूनिट में डिवाइडेड है। उसमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और वेक्टर कैलकुलस। ये 3 अब इन तीनों यूनिट को हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे, तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसमें मैं सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 3 पार्ट मीन्स प्योर मैथमेटिक्स, टूल्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। टूल्स का मतलब वो मैथमेटिकल की विधाएं जो आपको मैथमेटिक्स को अप्लाई करने में कहीं न कहीं सहायता देती है। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है। ये एज ए टूल है, मैथमेटिकल टूल्स है। क्यों टूल्स है? क्योंकि इनकी एप्लीकेशन से हम मैथमेटिक्स की कई सारी चीज़ें और इनकी एप्लीकेशन से फिजिक्स की कई सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कैलकुलस उसमें काम आए। कैलकुलस एक टूल की तरह उसमें काम। तो जो ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांचेज हैं जो एज ए टूल की तरह काम आ रहे हैं, तो उनको मैं मैथमेटिकल टूल कहता हूं। और वेक्टर कैलकुलस भी एक टूल है। अब किसी भी सिस्टम को समझने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारा एक प्लान होता है। एक प्लान से हम चलते हैं। प्लान क्या है? सबसे पहले वह सब्जेक्ट क्या है, बेसिक नेचर क्या है उस सब्जेक्ट की। फिर उसके बाद में उसकी अलजेब्रा क्या है, जोड़ बाकी गुणा भाग, उनके ऑपरेशंस क्या है। जैसे जी ये नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद नंबर का जोड़ना घटाना, जोड़ बाकी गुणा भाग। उसके बाद में उनकी बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं वो ऑपरेशंस देखी। फिर उसके बाद में उनकी कैलकुलस वगैरह देखी। कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस। ये एक मेथड रहता है कि हम किसी सब्जेक्ट को एक सिस्टमेटिक तरीके से समझें। तो वेक्टर भी एक टूल है और इस टूल को सिस्टमेटिक समझने के लिए हम सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा को हमने स्टडी किया।
जो आपने पूर्व क्लासों में वेक्टर अलजेब्रा को स्टडी कर लिया। उस वेक्टर अलजेब्रा में आपने वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बॉक्स प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आपने वेक्टर अलजेब्रा में कर। अब थोड़ा आगे बढ़ें तो वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशन के लिए बेसिक थ्योरम्स क्या हैं, वो थ्योरम्स हम स्टडी करेंगे। तो वेक्टर कैलकुलस पे फोकस करते हैं। वेक्टर कैलकुलस किस तरह से होगा, थोड़ा वेक्टर कैलकुलस में हम दो चीजें देखेंगे, स्केलर फंक्शन स्केलर फंक्शंस एंड वेक्टर फंक्शन। सबसे पहले इसको समझें, स्केलर फंक्शंस और वेक्टर फंक्शंस क्या है, उसके बाद उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, उसके रिप्रेजेंटेशन के बाद उनका आगे के एप्लीकेशंस, उनका आगे का जो उनके बारे में स्टडी करनी है उसको समझें। तो स्केलर फंक्शंस क्या है, देखिए रियल नंबर का एक पूरा सिस्टम है। हम जानते हैं रियल नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से। उसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स आ जाते हैं। रियल लाइन पे हम डिनोट करते हैं। उस रियल नंबर सिस्टम में एक सबसेट ले लेते हैं जहां रियल नंबर्स हैं, सपोज करिए डी इज ए सबसेट ऑफ आर। अब डी में डी ये भी हो सकता है, ये नंबर, इसको टी कह देता है। टी इज वेरी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। इस टी पे डिपेंडेंट, टी की वैल्यू पे डिपेंडेंट कोई फंक्शन है, सपोज फाइव टी। Phi t is a function dependent upon t and its nature is scalar. its nature is scalar, इसका नेचर स्केलर के रूप में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्केलर फंक्शन। यानी जो कुछ बनेगा वो स्केलर के रूप में होगा, तो हम इसको स्केलर फंक्शन के रूप में डिनोट करेंगे, phi t। फिर अगर इस t पे डिपेंडेंट कोई फंक्शन है, जो t पे डिपेंडेंट, t के मान अलग अलग आते चले जाएंगे, तो ft के मान भी t यहाँ से यहाँ तक वेरी करता जाएगा, तो ft की वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। तो हम इस, अगर ये वैल्यू जो बदलती वैल्यूज है, ये वैल्यूज है, अगर ये वेक्टर की तरह है तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर। तो दोनों तरह के फंक्शंस हैं, स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन। इस वेक्टर फंक्शन को हम अगर थ्री डायमेंशनल कोई वेक्टर का मतलब हम जानते हैं, पहले से जानते हैं कि हैविंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी एक निश्चित डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका परिमाण भी होता है और दिशा भी निश्चित होती है, तो हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन यही थी, यानी परिमाण और दिशा, दो चीजें हैं। और अब उस वेक्टर के बारे में, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से इंडिकेट होता है, तो हम कहते हैं कि फिक्स वेक्टर है। अगर ये पॉइंट, इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं और कोई सा भी हो, तो हम कहते हैं कि ये फ्री वेक्टर है। तो ये फ्री और लोकेलाइज्ड वेक्टर, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, ये तुम सब पढ़ चुके हो पहले से। तो वेक्टर फंक्शंस अगर है, तो अगर हमारा थ्री डायमेंशनल स्पेस में जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हम लेते हैं और ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर के कंपोनेंट एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में है। तो ft एक वेक्टर फंक्शन है और इसके कंपोनेंट
F1t x एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज I, F2t j एंड F3t k। इस वेक्टर को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसके एक वेक्टर है जिसके x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट F1t है, y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट F2t है, z एक्सिस की तरफ कंपोनेंट F3t। These are the scalar functions। ये t के स्केलर फंक्शंस, F1t स्केलर है, F2t स्केलर है, ये स्केलर टर्म्स है, और इसको I के साथ प्रोडक्ट किया तो ये क्या बन गया, वेक्टर फंक्शन बन गया। यानी इस वेक्टर फंक्शन का x कंपोनेंट ये बना, मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। इस तरह से एक वेक्टर को हम यूं भी 3 डायमेंशन में यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर ये t की वैल्यू कंटिन्यूअस और ये फंक्शन कंटिन्यूअस बने तो हम कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन कहेंगे। उस वेक्टर को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। t की वैल्यू कंटिन्यूअस हो और ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन कह सकते हैं। तो जैसे ft मैं लिख देता हूँ, ft इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1 इंटू आई प्लस साइन t j प्लस e रेज़ टू द पावर t माइनस 1 इंटू k। तो ये क्या हो गया, दिस इज द वेक्टर फंक्शन, दिस इज स्केलर 1, दिस इज स्केलर 1, दिस इज स्केलर 1, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस। तो हम इसी तरह से सर्कल का, एलिप्स का, पैराबोला का इक्वेशन भी वेक्टोरियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ft इक्वल टू a sin t I प्लस a cos t j प्लस 0 k। आप देख लीजिए t के फंक्शंस हैं, तो a sin t, a cos t, a sin t, I और y x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट हमने एंगल अलग लिया तो ये आ गया, या a cos t और a sin t भी ले सकते हैं। तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से एलिप्स की बात करें तो ft एक वेक्टर फंक्शन है, a sin t I प्लस b cos t j प्लस 0 k। a cos t भी कह देते हैं, a cos t प्लस b sin t I j एंगल पे डिपेंड करता है, तो ऐसा भी ले सकते हैं। यानी इसको a cos t I प्लस a sin t j प्लस 0 k ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी a cos t I प्लस b sin t j प्लस 0 k ऐसा ही ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से पैराबोला के लिए ft इक्वल टू a t स्क्वायर I t का फंक्शन है प्लस ट्वाइस a t j प्लस 0 k, ये पैराबोला का रिप्रेजेंट कर देगा 2 डायमेंशन में। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये सब चीज़ें आएंगी। तो वहाँ के हिसाब से ये वेक्टोरियल फॉर्म में हमने यहाँ पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। फिर लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, लिमिट जैसा हम नंबर सिस्टम को समझते हुए जब कैलकुलस को पढ़ा है तो हमने वहाँ लिमिट और कंटिन्यूटी की बात भी की है। जब हमने वहाँ कैलकुलस को पढ़ा है तो कैलकुलस को पढ़ने से पहले हमने लिमिट और कंटिन्यूटी को किस तरह से समझा है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ठीक समझा होगा। फिर भी लिमिट क्या चीज़ है उसको एक बार थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। लिमिट का कंसेप्ट है क्या, उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं। एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने एक ट्राइंगल बनाया।
तो एरिया, डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ दिस सर्कल एंड दिस ट्राइंगल, इस सर्कल और इस ट्राइंगल के एरिया के अंदर कुछ डिफरेंस है। अब मैंने क्या किया, इसकी हर भुजा को दो पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड करने पर क्या हुआ, एक पॉलीगन बना। इस पॉलीगन के एरिया और इस सर्कल के एरिया का डिफरेंस, पहले जो ट्राइंगल और सर्कल के बीच के एरिया का डिफरेंस था, उस डिफरेंस, अब ये डिफरेंस कम हो गया पहले वाले एरिया से, और अब वाले एरिया में डिफरेंस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया डिफरेंस। फिर इसी प्रक्रिया को मैं अपनाते हुए इस पॉलीगन को और डिवाइड करता चला जाऊं, हर भुजा को और दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द एरिया फिर कम हो जाएगा। यानी इस तरह से मैं करता चला जाऊं तो एरिया का डिफरेंस कम 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 और छोटा होता चला जाएगा। पर कितना भी डिवाइड कर लो, एरिया का डिफरेंस कभी जीरो नहीं होगा। एरिया का डिफरेंस कभी जीरो नहीं होगा। इट मे टेंड्स टू जीरो, ये जीरो को अप्रोच कर सकता है पर जीरो कभी नहीं होगा। यही कंसेप्ट है कि इसकी लिमिट दोनों के डिफरेंस की लिमिट वो जीरो हो, लिमिट जीरो की तरफ टेंड हो सकती है पर विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो ये लिमिट का बेसिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आपने नंबर सिस्टम के आधार पर भी पढ़ा होगा और नंबर सिस्टम में भी इसको समझा होगा। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन वहां भी थी, उसको समझाओ। वही कंसेप्ट वेक्टर में भी लिया है। वेक्टर अगर वेक्टोरियल टर्म्स हैं, एफ टी हमारा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन टी, और टी की वैल्यू वेरी करती है। मैंने बताया था नंबर लाइन पे, रियल नंबर सिस्टम पे टी वेरी करती है। एफ टी एक वेक्टर वैल्यू फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। आई इसकी लिमिट कहलाएगी, एफ टी की इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन की लिमिट आई कहलाएगी। आई जैसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन एक मानी फंक्शन है, एक जगह एक पॉइंट पर टी की एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू, एफ टी की दो वैल्यू नहीं हो सकती, सिंगल वैल्यू यानी सिंपल का क्रॉस नहीं। तो आई इसकी लिमिट कहलाएगी यदि एफ टी I is less than epsilon, ft minus I is less than epsilon, provided 0 is less than t minus t0, t0 की initial value is less than delta। यानी t और t0 हमने यहां ये वैल्यू t तो वेरी यहां से यहां तक कर रहा है, ये वैल्यू यहां कहीं सपोज करिए ये t0 वैल्यू है, t0 पर फंक्शन की वैल्यू ft0 है, t0 पर ft0 है। तो ये जैसे ही t इधर से अप्रोच करो या इधर से अप्रोच करो, t0 को इधर से अप्रोच करे या इधर से अप्रोच करे, 0 इज लेस देन t एंड t0, यानी ये दोनों का डिफरेंस कभी जीरो नहीं होगा। डिफरेंस कभी जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा ही रहेगा। पॉजिटिव डिफरेंस जीरो से बड़ा रहेगा। यानी t0 का अप्रोच ये t इधर से करे चाहे इधर से करे, ये डिफरेंस जीरो से बड़ा रहेगा। और दिस में बी इक्वल टू, दिस डिफरेंस में बी इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा एक बहुत छोटी सी संख्या है, उससे अगर कम हो तो ये फंक्शन की लिमिट, यानी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एफ टी इक्वल टू आई व्हेन टी टेंड्स टू t0 फ्रॉम दिस डेफिनेशन। ये तो कहलाती है लिमिट। और कंटिन्यूटी की बात भी साथ ही कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस कोई फंक्शन इस जगह या दिए हुए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा,
जब कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तब ये ध्यान रखें कि t माइनस टी जीरो जो लेस देन जीरो होगा, यानी लेस देन जीरो वाली बात नहीं हो, तो हम कंटिन्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं इसी डेफिनेशन से। लिमिट के केस में ये डिफरेंस कुछ न कुछ होना चाहिए t और t जीरो का। कंटिन्यूटी केस में हम कंटिन्यूटी आपने पढ़ी होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर बराबर हो जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस हो। तो सेम फिनोमिना, वही फिनोमिना जो हमारा वहां था, उसी फिनोमिना को वेक्टोरियल फॉर्म में देखें तो ft इज वेक्टर फंक्शन, i इज सिंगल वैल्यूड वेक्टर फंक्शन एंड द लिमिट ऑफ ft इज i व्हेन t टेंड्स टू t0। तो हम कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है प्रोवाइडेड दिस ये ऐसा हो और ये फंक्शन ft इस t0 पे कंटिन्यूअस हो, तो हम कहते हैं ft माइनस ft0 लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड t माइनस t0 इज लेस देन डेल्टा। अगर ऐसा हो तो ये हो जाए तो हम कहेंगे कि ft0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी t0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिमिट और कंटिन्यूटी की बात होगी। अब लिमिट के रेस्पेक्ट में, लिमिट के प्लान में, या कह दें कि लिमिट को समझने के साथ साथ वेक्टर्स में लिमिट का कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई होगा, तो हम सिंपल वे में, अगर f t एक वेक्टोरियल फंक्शन है और g t भी एक दूसरा वेक्टोरियल फंक्शन है, तो इन दोनों वेक्टोरियल फंक्शन की लिमिट ऑफ दिस व्हेन t टेंड्स टू t0, इन दोनों की प्लस हो माइनस हो, इस केस में हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ t टेंड्स टू t0 ft प्लस माइनस लिमिट ऑफ t टेंड्स टू t0 gt। यानी दो फंक्शन का सम करके और उसकी लिमिट निकालो, या दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल के सम करो, एक ही बात है। दो फंक्शंस के, दो वेक्टोरियल फंक्शंस की डिफरेंस निकाल के लिमिट निकालो, या दोनों के लिमिट निकाल के दोनों का डिफरेंस निकालो, एक ही बात है। इसी तरह से लिमिट ऑफ t टेंड्स टू t0 ft एंड gt डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान करिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट है, तो लिमिट के केस में क्या होगा, लिमिट ऑफ t टेंड्स टू t0 ft डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर फंक्शन होगा ये, लिमिट t टेंड्स टू t0 gt। यानी दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के फिर लिमिट निकालो, या अलग अलग की लिमिट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अलग अलग की लिमिट निकाल के फिर डॉट प्रोडक्ट करो, एक ही बात आएगी। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, अगर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर फंक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए। इसी तरह से अगर एक स्केलर फंक्शन है फाई t, एक स्केलर फंक्शन है, इस स्केलर फंक्शन का इस वेक्टर फंक्शन के साथ प्रोडक्ट है, डॉट और क्रॉस नहीं, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड में एनहांस करेगा, केवल मैग्नीट्यूड में एनहांस करने के कारण ये अगर ऐसा है फाई t एंड gt, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट ऑफ फाई t स्केलर फंक्शन की लिमिट को हम इस वेक्टर फंक्शन की लिमिट से ऑपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तब ये रिजल्ट वैलिड रहते हैं। तो ये लिमिट की कुछ थ्योरम मैंने कुछ बात की है। अब डिफरेंशिएशन की बात मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिफरेंशिएशन की बात करके ही इससे आगे का काम करेंगे। धन्यवाद।